सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का, आपका देख रहे होंगे यहाँ पे क्या, तो एनसीईआरटी से क्लास 12 का ज्योग्राफी, एनसीईआरटी का बुक से जो आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी का देखेंगे। तो हम लोग ज्योग्राफी का कौन सा, तो समझिएगा बच्चों, ज्योग्राफी का चैप्टर 1, ज्योग्राफी का कौन सा बच्चों, तो ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम पहला चैप्टर का है मानव भूगोल एवं क्या, तो मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र। देखिएगा कुछ जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन समझिएगा। क्या मोटिवेशन है भाई कि संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो क्या सीने में। नहीं आपको आग लगाना है सीना में, किस लिए, तो आग लगाना है सीना में। कहने का मतलब कि जो है एग्जाम की तैयारी के लिए ये आपका जो है वीडियो बोर्ड एग्जाम 2027 में जो बच्चे देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, एवं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2026 में देंगे उनके लिए भी क्या है, तो इम्पोर्टेंट है बच्चे। देखिएगा देखिएगा बच्चों क्या है, तो बुक 1 का मानव भूगोल चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। पहला चैप्टर आपका जो है मानव भूगोल जो प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे समझिएगा, पॉइंट्स ऑफ स्टडी। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्या होता है, फिर मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव भूगोल की विचारधाराएं, एवं चौथा पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं, एवं पांचवा पढ़ेंगे हम लोग मानव भूगोल के क्षेत्र तथा क्या, तो उप क्षेत्र पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल टीम नहीं आए हैं, इसी चलते हम इसको देखना पड़ेगा। देखिए अब आते हैं हम, देखिए तो क्या है समझिएगा बच्चों कि भूगोल शब्द की अगर बात की जाए तो भूगोल शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल यूनान के एक प्रसिद्ध विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो भूगोल जो है, इस भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। यही व्यक्ति इरेटोस्थनीज कब किया गया था, तो याद रखना बच्चों, इरेटोस्थनीज के द्वारा सन 3री सदी में की गई थी। कितना सदी में की गई थी बच्चों, 3री सदी में की गई थी बच्चों। क्योंकि इरेटोस्थनीज का जन्म जो है लगभग 273 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर एक ज्योग्राफी शब्द की जड़ें ग्रीक भाषा के शब्द से ज्योग्राफिया से हुआ है, यानी कि जो ज्योग्राफी है जो शब्द है बच्चों, ये ज्योग्राफी शब्द कौन सा भाषा है, तो यह शब्द जो है ग्रीक भाषा है। कौन सा शब्द है बच्चों, ग्रीक भाषा है। तथा किससे उत्पन्न हुआ, तो जो है ज्योग्राफिया, यानी कि ग्रीक भाषा में क्या है बच्चों, तो ज्योग्राफिया है। समझिएगा ज्योग्राफी या दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी कितना शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। नहीं तो इसको और शॉर्ट भाषा में समझिएगा, इतना नहीं तो आसान से एक सेकंड देखिएगा, समझिएगा बच्चों की ज्योग्राफी क्या है इसके बारे में। देखिएगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी समझिएगा बच्चों कि ज्योग्राफी जो है दो शब्द से मिलकर बना। ज्योग्राफी कितना शब्द से मिलकर बच्चा है, दो शब्द से मिलकर बना बच्चों। समझिएगा पहला जो है जो कि होता है जीव, पहला क्या होता है जीव, और दूसरा जो होता है ग्राफस। दूसरा क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा ग्राफस होता है। ग्राफस जीव का अर्थ क्या होता है, तो जीव का अर्थ होता है बच्चों याद रखिएगा पृथ्वी होता है। तथा ग्राफस का अर्थ क्या होता है, तो ग्राफस का अर्थ होता है बच्चा वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना क्या कहलाता है, तो ज्योग्राफी कहलाता है।
क्लियर हुआ बच्चा? यही चीज जो है यहाँ पे लिखी गई है बातें कि ज्योग्राफी यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है क्या चेक करना बच्चों? तो ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। इसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना। इसी कारण से एरिस्टोटेलिस को भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों। लेकिन भूगोल का जनक जगह यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, क्योंकि भूगोल का जनक एरिस्टोटेलिस को नहीं कहा जाता है। अगर आपसे बोला जाए भूगोल शब्द की, तो भूगोल शब्द की व्याख्या जो है एरिस्टोटेलिस के द्वारा किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि भूगोल का अगर पिता की बात की जाए बच्चों, तो याद रखिए बच्चों कि भूगोल का पिता कौन है? भूगोल का पिता हिकेटियस है, जो कि अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स में भूगोल का वर्णन किस तरीका से? तो क्रमबद्ध तरीका से किया। याद रखिएगा भूगोल क्या होता है तो समझिएगा। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के रूप, उसके प्राकृतिक संसाधन जैसे पर्वत, सागर, मैदान, नदी और इन सबों से मानव का संबंध कैसा होता है इसका अध्ययन किया जाता है। उससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो उससे हम लोग जो है भूगोल कहते हैं। समझिएगा कि भूगोल एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो विभिन्न विषयों का समाकलन करता है। मतलब क्या सर? तो भूगोल एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो कि और सब्जेक्ट का भी क्या करता है? तो समाकलन करता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है बच्चों। कौन? तो भूगोल। याद रखिए भूगोल मुख्य रूप से भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल यानी द्वैतवाद पर आधारित है। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि भूगोल किस पे, मानव भूगोल किस पे आधारित है? तो मानव भूगोल जो है किस पे आधारित है बच्चों? तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल जो है द्वैतवाद पे क्या है? तो आधारित है बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट है बच्चों कि भूगोल की मुख्य शाखाएं, कि भूगोल की शाखाएं कितनी होती हैं? तो याद रखना बच्चा भूगोल की मुख्य दो शाखा होता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देख रहे हैं आपका भौतिक भूगोल है और आपका कौन सा भूगोल है? तो मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल क्या होता है तो समझिएगा भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो भौतिक भूगोल कही जाती है। एग्जाम्पल में आपका भूमि आकृति, वनस्पति, मृदा, जलवायु आदि। फिर है मानव भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तत्वों का क्या की जाती है? अध्ययन की जाती है। जैसे गृह, नगर, सड़क, निर्माण, उद्योग, कृषि, व्यापार, सब क्या चीज है? सब आपका मानव भूगोल में आता है। देखिएगा बच्चों थोड़ा सुन लो, मानव भूगोल की प्रकृति की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं बच्चों? मानव भूगोल की प्रकृति से पहले आप लोग समझिएगा बच्चों कि भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। क्या चीज पढ़ना है बच्चों कि भूगोल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना बच्चों कि भूगोल आपका 3 प्रकार का होता है। भूगोल कितना प्रकार का होता है बच्चा? तो भूगोल जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है मानव भूगोल, दूसरा है आपका प्रादेशिक भूगोल और तीसरा जो है भौतिक भूगोल है बच्चों। आपका बच्चों प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल क्लास 11 में नहीं पढ़ी जाती है बच्चों, बाकी क्लास 12 में जो है आपका क्या पढ़ा जाता है बच्चों? तो मानव भूगोल पढ़ा जाता है बच्चों। क्लियर? याद रखिएगा। आज समझिएगा बच्चों कि मानव भूगोल की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है नेचर के प्रति क्या स्थिति है समझिएगा। मानव का प्राकृतिकरण, मानव के प्राकृतिकरण का मतलब है कि मानव अपने जीवन को प्रकृति के हिसाब से बदलता है, यानी कि मानव जो है अपना जीवन किसके हिसाब से चेंज करता है बच्चों? तो जो प्रकृति के हिसाब से चेंज करता है। पहले जब प्रौद्योगिकी बहुत कम थी और समाज का विकास आदिम अवस्था में था, तब मानव प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जीता था। यानी कि जब प्रौद्योगिकी नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोग जो है प्रकृति के साथ क्या करते थे? जीते थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है आदि मानव प्रकृति की सुनता था, प्रकृति की प्रचंडता से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था। जैसे आदि मानव इसे देखने से क्या करता था कि जैसे प्रचंड जैसे बादल गरजता है तो आदि मानव क्या था? सबसे डर के जाके गुफा में छुप जाता था तथा प्रकृति की क्या करता था? तो आदि मानव पूजा करता था। देखिए
फिर बच्चों की प्रकृति और मानव क्या है, तो अविभाज्य तत्व है। याद रखिएगा कि प्रकृति और मानव क्या है, तो प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। समझिएगा बच्चों, प्रकृति का मानवीकरण दूसरा समझिएगा कि प्रकृति का मानवीकरण से तात्पर्य है प्रकृति पर मानव का सुविधा अनुसार नियंत्रण। प्रकृति का मानवीकरण मुख्यतः उच्च स्तर के प्रौद्योगिकी के विकास के कारण क्या हो पाता है बच्चों, कुछ भी संभव हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल, तेज गर्मी में मानव द्वारा एसी और कूलर का प्रयोग, यानी कि प्रकृति से हम लोग चेंज कैसे हुए मानव, यानी कि मानवीकरण का मतलब होता है कि प्रकृति का मानवीकरण से तात्पर्य है कि प्रकृति पर मानव की सुविधा अनुसार नियंत्रण हो गया। आज का जो मानव है, प्रकृति जो है उस पर मानव क्या कर चुका है, नियंत्रण कर चुका है। जैसे आज हम लोग को ज्यादा गर्मी लगेगा तो क्या करेंगे, जाएंगे बाजार, वहां से या तो कूलर खरीद के लेके आ जाएंगे या तो एसी खरीद के लेके आ जाएंगे। लेकिन वही जब प्राचीन काल में जब आदि मानव था, तो बताइएगा कि आदि मानव जब था तो गर्मी लगता था तो उन्होंने एसी कूलर तो ला नहीं सकता था। तो यही यहाँ पे व्याख्या की गई है कि प्रकृति का मानवीकरण। क्लियर हो गया? नेक्स्ट समझिएगा बच्चों कि मानव भूगोल क्या होता है। सबसे अच्छा है तो याद रखिए बच्चों, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उस पर्यावरण के साथ संबंध और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, कहलाता है मानव। नहीं आया समझ में? कोई भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ संबंध और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है मानव भूगोल। जैसे समझिएगा, यहाँ पे क्या चीज, मानव की उत्पत्ति हुआ था, तो इस मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान व्यक्ति तक बीच का जो समय काल जो प्रभाव, इस समय काल में आप नेचर के साथ, किसके साथ, प्रकृति के साथ आपका क्या क्या संबंध एवं व्यवहार रहा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या कहलाता है बच्चों, तो वो जो कहलाता है आपका मानव भूगोल कहलाता है। समझिएगा, मानव भूगोल का शुरुआत की बात की जाए बच्चों, तो मानव भूगोल की शुरुआत समय 18वीं सदी से मानी जाती है। आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेडरिक रेडजेल को माने जाते हैं, जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलविद थे। एक चीज और यहाँ से समझिएगा, फ्रेडरिक रेडजेल का जन्म आपका याद रखना। फ्रेडरिक रेडजेल का जन्म सन 1844 ईस्वी में। फ्रेडरिक रेडजेल का जन्म कब हुआ था, तो सन 1844 ईस्वी में जन्म हुआ। फ्रेडरिक रेडजेल पर्यावरणीय निश्चयवाद के पक्षधर थे और उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। अगर आपसे पूछा जाता है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1882 में। इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था बच्चों, इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1882 में। फ्रेडरिक रेडजेल की प्रमुख शिष्या का नाम था एलन सेंटर था, जिन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। फ्रेडरिक रेडजेल का एक शिष्य था, जिस शिष्य का नाम था क्या बच्चों, एलन सेंटर, जो कि फ्रेडरिक रेडजेल के विचारों को क्या किया, तो जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया। समझिएगा बच्चों, कुछ तथ्य हैं अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा। फ्रेडरिक रेडजेल क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये क्या कहलाएगा, तो मानव भूगोल कहलाएगा। एलन सी सेंटर क्या कहता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसका स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट एलन सी सेंटर, जो कि फ्रेडरिक रेडजेल के कौन था, तो शिष्य। एक और व्यक्ति है पॉल बिलार्ड दीना ब्लास के अनुसार क्या कहता है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दी गई थी, तो यह स्टेटमेंट जो है पॉल बिलार्ड दी ब्लास के अनुसार दी गई थी। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट समझिएगा बच्चों कि मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। मानव भूगोल की कैसी विचारधारा बच्चों? तो मानव भूगोल की नवीन विचारधारा के बारे में समझिएगा। तो नवीन विचारधारा की सबसे पहला विचारधारा समझिएगा जिस विचारधारा का नाम है कल्याणपरक विचारधारा। यह विचारधारा समाज में मानव कल्याण को केंद्र में रखता है, यानी कल्याणपरक विचारधारा करता है बच्चों। यह मानव का जो समाज है उस समाज में केंद्र का क्या करता है? कल्याण को केंद्र में रखते हैं। यह मानव विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन पे क्या करती है? तो बल देती है। इसमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। इसे सामाजिक प्रगति से जोड़ा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा मानव भूगोल की विचारधारा जो कि सामाजिक प्रगति से जोड़ने का कार्य करता है? तो यह जो सामाजिक प्रगति से जोड़ने का कार्य कौन करता है बच्चों? तो जो कल्याणपरक विचारधारा करता है। दूसरा है मानवतावादी विचारधारा। यह विचारधारा समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करती है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? मानवतावादी विचारधारा। क्लियर? साथ ही यह समाज से जुड़े सामाजिक संगठन और मानव अनुभवों को समझाने को क्या करती है बच्चों? तो जो है जोर देने का कार्य करती है। क्लियर? तीसरा समझिए। तीसरा है अमूलवादी विचारधारा। कौन सा विचारधारा बच्चों? अमूलवादी विचारधारा समझिएगा। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करके दुनिया की समस्याओं जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, भेदभाव, रंग-भेद आदि का अध्ययन करती है। उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे जो हम लोग कहेंगे अमूलवादी विचारधारा। चलिए याद रखिए। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें दुनिया के सभी लोगों को संसाधनों पर क्या देना है? तो समान अधिकार देना है। याद रखिए बच्चों। चौथा है व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में स्थान को समझने के लिए लोगों के अनुभवों के साथ